नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के खास मुद्दे में हम चर्चा करेंगे विधानसभा सत्र की। उत्तराखंड में कल से विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट करेगी पेश। करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है धामी सरकार। सत्र के हंगामेदार रहने के हैं आसार। सत्र से पहले विपक्ष तैयार कर रहा है कई अहम मुद्दे। विपक्ष उठाएगा महिला अत्याचार सहित किसान के कई मुद्दे। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से मांग भी की है। उत्तराखंड में कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट करेगी पेश। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आसार जताए जा रहे हैं कि विपक्ष ने भी कई अहम मुद्दों को तैयार करके रखा है, जिससे वे कार्यवाही में हंगामा कर सकते हैं। इस दौरान सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने के आसार, क्योंकि विपक्ष का अभी से ही सत्र को लेकर आक्रामक रूप नजर आने लगा है। आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई अहम मुद्दे तैयार कर लिए हैं। विपक्ष के विधानमंडल दल की बैठक में और भी कई मसलों पर चर्चा होगी। उधर विधायक भी अपने क्षेत्र के लगातार सवाल लगा रहे हैं, जिनको वहीं विधानसभा में पेश करने के लिए विधायक भी लगातार सवाल लगा चुके हैं, जिनको विधानसभा सत्र के दौरान उठाया जाएगा। आपको बता दें, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। वहीं विपक्ष की मांग है कि इस सत्र को 2 हफ्तों तक चलाया जाए। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार सदन के भीतर बेरोजगारी और महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं, जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन के इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट लेकर आएगी, जहां सरकार सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार विधानसभा सचिवालय को अब तक तकरीबन 350 के करीब विधायकों के प्रश्न मिल चुके हैं। वहीं विधायकों के लिए यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि सत्र के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता नाराज भी है। वहीं इस पर चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम श्रीवास्तव, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ। विक्रम जी, कल से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो क्या आसार जताए जा रहे हैं कि सरकार किन मुद्दों को लेकर अपना बजट पेश कर सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, कल सोमवार से 2024 का पहला जो सत्र है उसकी शुरुआत होगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव की गिनती उल्टी लगभग शुरू हो चुकी है। जी। 7 या 8 मार्च को आचार संहिता लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष के 350 विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिला करके 350 से अधिक सवाल विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो गए। और जिस तरह से देखिए, दोनों ही पार्टी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बीच
की चुनावी लड़ाई देखी जाएगी। और सदन के अंदर भी अगर देखें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुद्दों को लेकर के जंग दिखाई देती है। जिस तरह से सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो बजट सत्र के माध्यम से लोगों के बीच में ये मैसेज दे कि सरकार जो है वो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और जी। उनको किस तरह से राहत दी जाए, इसको लेकर के उन्होंने बजट तैयार किया है और बजट को सदन अंदर रखने वाले हैं। वहीं देखिए, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी इस बात को जानता है कि वो विधानसभा सत्र के माध्यम से जनता की जो आवाज है, जी। जो उनकी बातें हैं, जो उनकी मांग है, उसको वो सदन के अंदर रखे, सड़क पर रखे। क्योंकि देखिए, जैसा खबरें आ रही है कि विधानसभा का घेराव भी जो है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी कर सकती है जी। और भी अन्य जो आंदोलनकारी है वो भी विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। जी। एक मैसेज के तौर पर दोनों ही पार्टियां विधानसभा सत्र को लेकर के चल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी मजबूरी सरकार की रहती है कि सदन को वो सुचारू रूप से चलाए और जितनी देरी तक सदन चलेगा उतना ही जो अधिकारी हैं वो गिरते हैं। चाहे विपक्ष के सवाल हो जो सदन के अंदर उठते हैं, उस पर जब सरकार जवाब देती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेही वहां पर बन जाती है और किसी भी तरह का टालमटोल करने से वो वहां पर कतराते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको रास्ते पर उतारने की जिम्मेदारी जो है वो अधिकारियों की होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं और विधायकों के सवाल होते हैं या विधायकों की जो समस्याएं होती हैं उस पर सरकार की ओर से कहा जाता है कि इसको तत्काल किया जाए और तत्काल को करने की जो जिम्मेदारी होती है वो विभागों की होती है। और निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के जो अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो सब जो है विधानसभा सत्र के दौरान सवालों, जब विधायकों के जो सवाल लगते हैं उसमें जब सरकार जवाब देती है तो वहां पर वो गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सदन की जो कार्रवाई है वो जो है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से चलनी चाहिए। तभी जो जनता के असल मुद्दे हैं उसको सही तरीके से अपनी जगह पहनाया जा सकता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो अपना मैसेज जो है वो जनता के बीच में रखे। विधानसभा सत्र को लेकर के देखिए, पहले कहा जा रहा था कि विधानसभा सत्र गैर सैन्य में होने वाला है, लेकिन विधायकों के कई विधायकों के जो सरकार को प्रस्ताव दिए गए कि वो देहरादून में विधानसभा सत्र को करें, इसको लेकर के भी मुख्य विपक्षी दल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ना चाहती है, पहाड़ में वो सत्र नहीं कराना चाहती है। वहां से बचने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। विपक्षी विधायकों का नाम ले लिया कि वो सत्र वहां पर नहीं चलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पहाड़ पर चलाए। बहरहाल देखिए, पहाड़ को छोड़ देते हैं, अभी राजधानी की बात करते हैं। 26 तारीख से यानी कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है इसको लेकर के निगाहें आम लोगों की लगी हुई है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से महंगाई किसी से यह छुपी नहीं है कि आज लहसुन के जो दाम है वो 120 रुपए पाव हो गए हैं और जिस तरह से आम लोगों की दिनचर्या की जो चीजें होती है वो किस तरह से महंगी हो गई है और सरकार लगातार इस बात का आश्वासन देती है कि वो महंगाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए, महंगाई मुद्दा होगा, विपक्ष की ओर से अंकिता भंडारी प्रकरण होगा, बदनपुर की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल विधानसभा के अंदर होंगे और विपक्ष की जो रणनीति है वो उनके विधानमंडल दल की माफ कीजिएगा जो विधायकों की बैठक होगी उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि वो किन किन मुद्दों को लेकर के किस तरह से वो विधानसभा में आते हैं। पहले दिन किस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, दूसरे दिन क्या रणनीति होती है, तीसरे दिन क्या रणनीति होती है। तो जिस तरह से 5 दिन सत्र चलने वाला है, काफी हंगामेदार सत्र चलने की जो उम्मीद है वो दिखाई दे रही है। और सरकार की तरफ से देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही सर्वदलीय बैठक में इस बात का आग्रह किया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के सदन को चलाएं, क्योंकि सदन चलना बहुत जरूरी है। जनहित में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन की कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। जी,
जी विक्रम जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने बजट सत्र के लिए काफी तैयारियां कर ली हैं, वैसे ही विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तरह से रणनीति बना ली है। वहीं क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। गन्ना जी। किसानों का भुगतान है, किसानों की जो बात है उसको सदन में उठाया जा सकता है। लॉ एंड जी। ऑर्डर का मैंने जैसा जिक्र किया कि बनभूलपुर की जो घटना हुई है वो भी सदन में उठ सकती है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसको लेकर के लगातार विपक्ष के सवाल जो है वो दिखाई देते हैं कि विपक्ष हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के ऊपर उंगली उठाता रहता है। ये जी। तमाम मुद्दे हैं। बाकी जो पूरे मुख्य मुद्दे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के पहले दिन विपक्ष सदन के अंदर उतरेगा, दूसरे दिन क्या किस तरह से उतरेगा, ये जी। उनकी जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद जो तमाम विषय हैं इस पर से जो स्थिति है वो पर्दा उठने की संभावना है। फिलहाल जिस जी। तरह के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं उनमें महंगाई एक मुख्य मुद्दा है, कानून व्यवस्था दूसरा मुद्दा है, किसानों की बात जी। तीसरे मुद्दे पर है। तो ये सारी चीजें जो है वो सदन के अंदर सोमवार सुबह से दिखाई देंगी। और देखिए, जिस तरह से 5 दिन का सत्र है, विपक्ष की मांग है कि सत्र को और अधिक दिन बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है अभी तक जो सत्र देखा गया है वो सत्र का आकलन जितना किया जा रहा है, समय जितनी दिखाई दे रही है जी। उतना ही दिन जो है सत्र चल रहा है। यानी कि सोमवार से इस सत्र की शुरुआत होगी। 26 तारीख से फरवरी का महीना है, तो जाहिर सी बात है 5 दिन ये विधानसभा सत्र चलने वाला है। जी विक्रम जी, जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है, जिसमें से अंकिता भंडारी हत्याकांड और बनभूलपुरा भी एक अहम मुद्दा है। वहीं अगर हम बात करें बजट सत्र की, यूं तो राज्य सरकार बजट सत्र जो पेश करेगी उसमें राज्य की सभी जनता का खास ध्यान रखा जाएगा, लेकिन किस वर्ग के लिए खास तौर पर ये बजट सत्र राहत देने वाला है? देखिए, बजट के जो हाइलाइट्स हैं वो विधानसभा के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी सिर्फ यही बात कयास लगाई जा सकती है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और जी। सरकार के ऊपर, सत्तारूढ़ दल के ऊपर एक बड़ा जो है दबाव है। तो किस तरह से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें पुनः जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डाले। और जाहिर सी बात है जो बजट इस वक्त विधानसभा के अंदर जो आएगा जी। उसमें आम आदमी को राहत देने वाला जरूर प्रतीक होगा। क्योंकि देखिए, बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ दल के सामने है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं, दोनों चीजों को निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, एक एक सीट बहुत जरूरी होता है। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी मात्र एक सीट के कारण उनकी जो है सत्ता वो चली गई थी। जी। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें हैं और पांचों को जिस तरह से नरेंद्र मोदी का चेहरा जब से घोषित हुआ, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में पांचों की पांचों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और उत्तराखंड के अंदर पुनः चुनाव है और जैसा मैंने पहले भी बताया कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला दिखाई देगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आस है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2009 में जब भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री थे उस दौरान 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि वो पुराना जो इतिहास है उसको वो दोहरा सकते हैं और मेहनत करके वो उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो उनके सामने ये चुनौती है। और वहीं सत्तारूढ़ दल की अगर बात करें तो बड़ा दबाव सत्तारूढ़ दल के ऊपर है, क्योंकि बजट को लेकर के आना है, जनता के बीच में जाना है और जनता को बताना है कि देखिए उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार ने क्या क्या फायदे आपको दिए हैं, उन योजनाओं से आपको क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि देखिए, तमाम आप यूट्यूब चैनल खोले या अन्य सोशल साइट खोले तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी वाली योजनाएं हैं और जिनकी वो गारंटी की बात कह रहे हैं, वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं उन तक किस तरह का लाभ पहुंच रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और विधानसभा का सत्र लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, पुष्कर सिंह धामी के ऊपर है। क्योंकि देखिए, मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही
क्योंकि चुनाव मैदान में जाना है, पांचों जी लोकसभा सीटों का सवाल है और आम जनमानस के भीतर किस तरह से बजट को रखा जाता है, किस तरह से बजट जो पेश होगा उसको किस तरह से लोगों को बताया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। जी जी विक्रम जी, अब ये तो चर्चा हो गई विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। वहीं अब हम बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा की। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे हल्द्वानी लाया जा रहा है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए जी हाँ, बिल्कुल जो है जो मुख्य आरोपी है उनको जी गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह से दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद डीजीपी ने 50,000 का इनाम भी जो है पुलिस टीम को दिया है। देखिए जी पूरी घटना को अगर हम शुरू से अगर हम इसको वॉच करें, देखिए आप पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, वहां जी पर पुलिस ड्रोन लगा करके पहले से ही पूरी गश्ती कर सकती थी। कितने लोग हैं, किस तरह का माहौल हो सकता है वहां पर। जो घटना घटित हुई है जिसमें पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, कई जाने जी वहां पर गई। ड्रोन के माध्यम से जब चालान आप कर सकते हो तो ड्रोन के माध्यम से आप पूरे चीजों का आपको सर्वे कर लेना चाहिए था। जी क्योंकि देखिए जो घटना हुई है, जाहिर सी बात है हिंसक घटना के पक्ष में कोई भी नहीं है, ना ही विपक्षी दल है और ना ही सरकार चाहती है कि कोई भी हिंसा हो जिससे लोगों की जान माल का नुकसान हो। तो कहीं ना जी कहीं देखिए आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पूरा मामला जो है वो अब कोर्ट के में ट्रायल के दौरान चलेगा। और जिस तरह से जिस जगह को खाली कराया था पुलिस ने, वहां पर अस्थायी तौर पर वहां पर चौकी को बना दिया गया है। जी और कि देखिए अभी इतने लंबे समय तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार थे, उनसे भी पूछताछ पुलिस ने की होगी कि आपको किसने मदद की, इस घटना के पीछे कौन लोग थे, किस तरह से वहां पर पूरा जो मॉब है वो आया, बाहर से कौन लोग आए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनसे किए गए होंगे। क्योंकि देखिए ये सारा मामला जो है वो गोपनीय तरीके से पूछताछ होती है और कोर्ट के समक्ष इन सारी चीजों को रखा जाएगा, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे। जो मुख्य आरोपी हैं उनकी तरफ से भी बचाव में बहुत सारे जो वीडियोज हैं या बहुत सारी जो उनके कागज दिखाते हुए जो उनके वीडियोज वायरल हुए थे वो भी अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि देखिए पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर प्रस्तुत किया और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और बनपुर की अगर बात करें तो इस वक्त शांति का माहौल है। जी और देखिए किसी भी हिंसक घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सरकार की ओर से पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी इस तरह की घटना अगर जहां पर लगती है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या हिंसक घटना जी हो सकती है, वहाँ के जो प्लान है प्रशासन और पुलिस को मिलकर के एक अलग तरह के प्लान को बनाने की जरूरत है। क्योंकि जी देखिए आज जो घटना बनभूलपुर में हुई वो घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कोई भी इस तरह का अतिक्रमण अगर हटाते हैं तो पहले से पुलिस बल की संख्या और सैनिक बलों की संख्या वहां पर होनी चाहिए। और जैसा डीएम वहां पर कह रही थी कि उनको इस तरह की उनके पास पर्याप्त फोर्स था, लेकिन वहां पर अचानक से मॉब आ गए, पेट्रोल बम वहां पर छिड़के गए, जी फेंके गए और वहां पर फेंके गए। तो जाहिर सी बात है देखिए इन सारी चीजों की प्लानिंग पहले से करनी होती है। और मैं यही कहूंगा कि लोकल स्तर पर जो भी प्रशासन के लोग थे उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। जी उनको इस ना से पहले वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करने की जरूरत थी। जो मुख्य आरोपी हैं जिनकी जगह की बात हो रही है, मलिक का जो बगीचा है, उनको भी बुला करके प्रशासन ने उनसे भी वार्ता करनी चाहिए थी। जी और कई बार क्या होता है कि आप अगर दूसरा आक्रोश में हो तो आप भी अगर आक्रोश में बात करेंगे तो बात नहीं बन सकती है। जी ऐसे में चाहिए कि जिम्मेदार जो अफसर हैं जो विनम्र तरीके से बात करते हैं उनको इस काम में लगाना चाहिए था। और शायद वो अगर उस काम में लगते तो इस तरह की हिंसक घटना नहीं होती। जी जी विक्रम जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि बनभूलपुर क्षेत्र में अचानक से हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया और जिससे क्षेत्रवासी काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उन लोगों का जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वहीं अब मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्षेत्रवासियों और बाकी लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इसको लेकर? जी विक्रम जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
हाँ जी। विक्रम जी, मेरा सवाल था कि जिस तरह से बनभूलपुरा में अचानक से हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया, उसके बाद क्षेत्रवासी काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उनका जनजीवन भी एक तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन अब काफी दिनों के बाद जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसको लेकर क्षेत्रवासियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? शायद विक्रम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्दुल मलिक का बेटा अभी भी फरार बताया जा रहा है। नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से धर दबोचा है। डीजीपी अभिनव कुमार ने टीम को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की थी। वहीं अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने पर यह हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 100 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो गए थे। सरकारी गाड़ियों को भी किया गया था आग के हवाले। आगजनी की गई थी, पेट्रोल बम फोड़े गए थे। मामले में 81 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलिक के गिरफ्तार में आने से कई राज खुलने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। वहीं अब हम बात करेंगे हरियाणा की। वहीं अब हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, हिसार में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। 29 फरवरी तक टला आंदोलन। आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेगा आंदोलन। हालांकि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। आपको बता दें, किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान करने के बाद से हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंध कर दी गई थी। वहीं इस पर ज्यादा वहीं पंजाब से हमारे साथ दुर्गेश गाजरी जी, रेसिडेंट एडिटर, जुड़े हुए हैं अधिक चर्चा के लिए। दुर्गेश जी, हरियाणा में और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। किसान आंदोलन के दौरान सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, पिछली 21 तारीख के बाद जब से हरियाणा कूच की कॉल दी गई थी किसानों के द्वारा और वहां जो भारी पुलिस बल द्वारा उनको रोका गया था, तब से जो किसान जो नेता हैं वो कहीं दबाव में नजर आ रहे हैं। और जब अब जो आंदोलन है, अभी तक जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं, वो कोई भी अगुवाई नहीं दी जा रही है। उन्हें नहीं पता कि आगे बढ़ना है, यहीं बैठना है। किसान नेताओं की केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात होगी या नहीं होगी, इस पे संशय बना हुआ है। क्योंकि बहुत सी जो और किसान संगठन है, जिसे हम पहले
की बात करें, जो एसकेएम बोला जाता था, तो एसकेएम के नेताओं ने अपनी अलग से कॉल दी गई है कि वो जी 27 तारीख को डायरेक्टर मार्च निकालेंगे, 14 को वो दिल्ली में महापंचायत करेंगे। और ये जो कॉल दी गई है दिल्ली कूच की, वो मेन तौर पर दो जो संगठन हैं, डल्लेवाल साहब और सरबजीत सिंह पंधेर का जो जी संगठन है उसके द्वारा ही दी गई है। और इसमें एक अलग तरह की राजनीति अब होने लगी है, किसान संगठनों के बीच भी और सरकार के साथ भी। जी सरकार ये बात कह रही है कि अगर हमने इन दो संगठनों की बात मानी तो कल को बाकी संगठन धरने पर बैठ जाएंगे। जी जब तक संगठन एकत्रित नहीं होते, एक मंच पर नहीं आते, तो जी किसी भी तरह का हल नतीजा निकलना मुश्किल है। जी और सरकार की अब बात करें कि पिछले 13 फरवरी से जो इंटरनेट के बारे में आप बात कर रही थी, जी भी पिछले 13 फरवरी से हरियाणा के 7 जिलों में जो इंटरनेट सेवाएं बंद थी, जी 29 तारीख तक उन्हें बहाल कर दिया गया है, क्योंकि किसानों जी ने कहा है कि 29 तक वो इस धरने को स्थगित कर रहे हैं। जी 29 के बाद वो कोई फैसला लेंगे। जी। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि 29 तारीख तक धरने को स्थगित कर दिया गया है, तो क्या जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए थे वे वापस अपने घरों की ओर चले जाएंगे, या फिर वे बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और सरकार के किसी फैसले का या चर्चा का इंतजार करेंगे और उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे? क्या जानकारी है इसको लेकर? देखो, अभी मैं बात करूं अगर खनौरी बॉर्डर की और शंभू बॉर्डर की, जी जो 21 तारीख को जितनी भीड़ 22 तारीख को 23 तारीख को देखने को मिल रही थी, जी उसमें भीड़ में काफी गिरावट आई है, क्योंकि जी लोगों को पता नहीं है आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। किसान संगठनों की ओर से कोई प्रॉपर संदेश उन्हें नहीं दिया गया है। हो जी सकता है किसान संगठन खत्म हो गया है, कोई इस तरह की बात कर रहा है, किसान आंदोलन खत्म हो गया है, कोई इस तरीके की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि आगे 29 तारीख को पता चलेगा कि हमने क्या करना है। तो अलग अलग बातें हो रही हैं, क्योंकि जी अभी जो आंदोलन की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि उस आंदोलन को कोई नेतृत्व कर ही नहीं रहा। जी अगर जब शंभू बॉर्डर पे जो लोग एकत्रित थे, युवा थे, जी और जो किसानों के जो सदस्य हैं संगठनों के, वो भी इस बात को लेकर ऐतराज जता रहे थे कि हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही है कि हमें रहना है, वापस जाना है। और ये भी बात हो रही थी कि अगर जो इलेक्शन कोड लगता है तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। तो हर जी बात को लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से प्रपोजल आया था 5 फसलों पर एमएसपी 5 साल जी के लिए देने का, जी उसे किसानों द्वारा जो नकार दिया गया है। जी जी। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि 29 तारीख तक आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन 29 तारीख के बाद भी किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यदि आचार संहिता लागू कर दी जाती है तो भी आंदोलन बंद नहीं होगा। यदि ऐसे में किसान आंदोलन करते हैं तो क्या कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जैसे ही किसान, आप पिछली मैं 13 तारीख की बात करूं, जैसे ही जी किसानों ने कॉल किया था तो हरियाणा में बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की गई। जी आने जाने वाले जो यात्री थे उनको असुविधाओं का सामना करना आज तक पड़ रहा है। जी बिल्कुल। इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी गई थी उसकी वजह से जो व्यापार था वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। जी आपको मालूम है कि अब जितनी भी पेमेंट होती है, ज्यादातर पेमेंट उसमें यूपीआई के माध्यम से होती जी है। यूपीआई तभी चल पाएगा अगर हमारे मोबाइल में इंटरनेट है। जी इंटरनेट ना होने की वजह से बिजनेस प्रभावित हुआ है। लोग, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों ने बहुत से जो आजकल गूगल, इंटरनेट ग्लोबल जमाना है, तो नेट के माध्यम से, यूट्यूब से वो काफी अपने जो पढ़ाई का काम पूरा करते हैं। तो इस वजह से बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी बैरिकेड लगे होने की वजह से जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने दिल्ली जाना है, तो उन्हें एक अलग रूट जो बहुत लंबा पड़ता है। जी पंजाब में ज्यादातर लोग विदेशों में गए हुए हैं, उन्हें जी दिल्ली एयरपोर्ट से आना है और दिल्ली एयरपोर्ट से जाकर अपनी जो है फ्लाइट लेनी है, उसके लिए भी उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अव्यवस्था का माहौल तो बड़े पैमाने पर बना हुआ है और पुलिस बल भी भारी मात्रा पे तैनात है। 50 से 60 हजार पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं जी वो लगे हुए हैं बॉर्डर्स पर, ताकि जो किसान है वो दिल्ली ना पहुंच पाए। इसके अलावा अगर मैं एक बात करूं तो जो 21 तारीख को नौजवान किसान शुभकर्ण की मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु को लेकर भी बड़े पैमाने पर संशय बना हुआ है। जी पंजाब सरकार द्वारा उसके परिवार के लिए 1 करोड़ की ग्रांट का ऐलान किया गया है और जी उसकी छोटी बहन को
सरकारी नौकरी भी दी गई है। जी और किसान संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा था कि शुभकर्मन की जो करण है उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है। जी और एक नया पेज भी सामने आया है। उसकी माता ने कैमरे के सामने आकर कहा कि मैं जिंदा हूं, मुझे किसान संगठनों द्वारा मृत बताया गया है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो वही बता सकते हैं। पर उसकी जी जो माता थी वो उस अपने ससुराल से अलग रहती थी। जी तो जैसे ही 1 करोड़ का ऐलान होता है सरकार के द्वारा, जी तो उसकी माता भी सामने आती है कि मैं इसकी माँ हूं। और इसकी दादी का जो बयान आता है वो कहती है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अगर मैं जी कानूनी पक्ष की बात करूं तो अगर जो बेटा कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, जी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तराधिकारी होता है, उसकी माता। जी या जो 1 करोड़ की ग्रांट मिली है वो उसकी माता को मिलेगी जी या बिल्कुल उसके परिवार को मिलेगी। ये जी भी कानूनी तौर पर संशय बना हुआ है। और जी दूसरी तरफ जो किसान नेता है वो जी कह रहे हैं कि अगर अगर पंजाब सरकार हरियाणा के जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से शिवकर्ण की मृत्यु हुई है उसके उनके खिलाफ एफआईआर, तब तक तब तक हम इसका संस्कार नहीं करेंगे। ये भी संशय बना हुआ है कि शुभकर्ण का संस्कार कब होगा, क्योंकि किसान नेता अड़े हुए हैं कि जी तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे जब तक हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। जी जी विक्रम जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था और फिलहाल अभी किसान अपने आंदोलन से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और आगामी दिनों में भी उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि किसान आंदोलन के कारण भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है? राहत की सांस ली है, क्योंकि इंटरनेट भी अब असेंशियल सेवाओं की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। जी जैसे रोटी कपड़ा और मकान के बिना नहीं रहा जाता, जी तो वैसे ही आजकल की जो आधुनिक दुनिया है उसमें हम बात करें कि इंटरनेट और डाटा के बिना भी हम नहीं रह सकते। हम जी सुबह उठे तो सबसे पहले हमारा हाथ जो है वो मोबाइल की तरफ ही जाता है। हम जानने का जी प्रयास करते हैं कि आज नया क्या हुआ है, व्हाट्सएप पे क्या आया है। और जो पेमेंट है, जो शिक्षा है या और भी अन्य कोई कार्यक्रम है वो नेट के माध्यम से ही चलते हैं। और जी इंटरनेट बहाली से जो हरियाणा निवासी हैं, 7 जिलों के निवासी हैं, उनमें खुशी और संतोष की लहर है कि चलो इंटरनेट बहाल हुआ तो इससे जी उनका कारोबार चलेगा। और जो बच्चों को भी समस्याएं आ रही थी वो समस्या पढ़ाई से संबंधित उसका भी हल हो सकता है। जी 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 दुर्गेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा का हवाला देकर राज्य सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। 7 जिलों में बहाल हुई इंटरनेट सेवाएं कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, हिसार में किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से इंटरनेट बंद था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब 29 फरवरी तक आंदोलन टल चुका है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी किसानों ने आंदोलन चलते रहने का अल्टीमेटम दिया है। खबर हरियाणा से है, जहां 7 जिलों में फिर से बहाल की गई इंटरनेट सेवाएं। लोगों ने ली राहत की सांस, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद होने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
वहीं आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में फेरबदल का दौर लगातार जारी है। वहीं बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने थामा है बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई पार्टी ज्वाइन। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी सफलता, दूसरे दलों के नेता भाजपा की ओर हो रहे आकर्षित। वहीं अब बीएसपी से बेवफाई के बाद बीजेपी में वफा निभाने निकले अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे। रितेश पांडे ने आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर वे अंबेडकर नगर लोकसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन बीच में ही पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण उन्हें हाशिए पर रखा गया था। वहीं उनका ये कहना है कि पार्टी की बैठकों में और विशेष कार्यक्रमों में उन्हें ना बुलाए जाने को लेकर वे पार्टी से कई दिनों से नाराज थे, जिसको लेकर अब उन्होंने बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश चौधरी जी, लखनऊ से संवाददाता। रमेश जी, रितेश ने बीएसपी का दामन थामकर बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, आज नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर रितेश पांडे, जो कि वर्तमान सांसद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी पार्टी के टिकट पर, उन्होंने बसपा की सदस्यता से त्याग पत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। आपको बता दें कि 2007 में ये बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक थे। इसके बाद 2009 से 14 तक इनके पिताजी जो राकेश पांडे जी हैं, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद थे। 19 से 24 तक रितेश पांडे जी सांसद रहे हैं लोकसभा। अब जी रमेश जी, वहीं ये कहा जा रहा है कि रितेश जी कई दिनों से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे, खफा चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं इसकी और अधिक जानकारी क्या कुछ सामने आ रही है कि किन मुद्दों को लेकर रमेश ने बीएसपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है अपना? जैसा कि आपको बता दूं कि जैसा कि रितेश पांडे जी ने अपने इस्तीफा में साफ साफ लिखा है कि वो पार्टी के आयोजनों और जो विशेष कार्यक्रम होते थे उसमें उनको नहीं बुलाया जाता था, यानी पार्टी ने उन्हें हाशिए पर रख दिया था, बहुजन समाज पार्टी ने। इसी आरोप के चलते जो उन्होंने आरोप लगाया है पार्टी पर, पार्टी छोड़ने का कारण जो बताया है यही बताया है। लेकिन कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव जो 24 का होने जा रहा है, इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है, उसमें जो जनाधार जो खिसकता जा रहा है, उनको दोबारा चुनाव जीतने में समस्या लग रही, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। इस नाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है चुनाव जीतने के लिए। जी वहीं रमेश जी, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? अभी तक इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने टिकट की घोषणा कर दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं की है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज होती जा रही है। सभी पार्टियों के आंतरिक आत्ममंथन चल रहा है कि टिकट कब और कैसे घोषित किया जाए, किस किस को दिया जाए। इसी क्रम में जो है रितेश पांडे जी का इस्तीफा बसपा को देना और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है। जी।
रितेश, रमेश जी, अगर वहीं देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ तैयारी देखने को मिली है? लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मुख्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, भाजपा है, सपा है, बसपा है, सुभाषपा, जितनी भी पार्टियां हैं, ये अपने गठबंधन में अपने सीटों के बंटवारे को लेकर के इनके बीच बैठकों का दौर चालू है जी। सब अपने प्रत्याशियों को तय करने में लगे हुए हैं। क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी जा रहे हैं या जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं वो अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। जी जी, रमेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी की सदस्यता से अपना इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी कराई ज्वाइन। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी सफलता, दूसरे दलों के नेता भाजपा की ओर हो रहे आकर्षित। वहीं बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीएसपी से बेवफाई के बाद बीजेपी में वफा निभाने पहुंचे हैं अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे। रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वे अंबेडकर नगर लोकसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन बीच में ही पार्टी के दिशा निर्देश का पालन न करने के कारण उन्हें हाशिए पर रखा गया था। आज की खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।